अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। मैं शुरू कर रही हूँ आखिरी इल्तिजा पार्ट 3। आज की बाजी तो मैं ही जीतूंगा, उसने ताश के पत्ते को फेंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। दायरे में बैठे 5 लड़के जो कि हर तरफ हर पत्ता सोच विचार के बाद फेंक रहे थे, उसकी आखिरी पत्ते पर इन पाँचों को शशुपंच का शिकार कर दिया था। आज वो जीतने आया था, सो उसे जीतना ही था। 5 लड़कों के चेहरों पर फैली हुई मायूसी मजीद गहरी हो गई और उसकी मुस्कुराहट अब कहकहे में बदल गई थी। उसने 70 दरहम अपनी तरफ कर लिए। आज जुआ खेलते हुए जीत का एहसास उसे कुछ नए सिरे से हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो कभी जीतता नहीं था, मगर आज उसकी जीत की अलग ही खुशी थी। तुम लोग मेरे दोस्त हो और मुझे इस तरह तुम लोगों को हरा कर अच्छा नहीं लग रहा, मगर आज का खेल मुझे जीतना था। चलो इसी खुशी में क्लब चलते हैं और डिनर तुम लोगों को हुज़ैफ़ा अकबर देगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। तो मिस्टर हुज़ैफ़ा, कल की हार के बाद कैसा लगा? माइकल ने जैसे उसके ज़ख्म पर नमक छिड़का। सीधी बात पर आओ, तुम्हारा कौन सा खेल था जो तुम हार और जीत की बात कर रहे हो? हुज़ैफ़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हुज़ैफ़ा ने गुस्से के आलम में उससे पूछा। बस एक चीज़। माइकल पहले तो मुस्कुराया, फिर उसने बात को उलझाया। कौन सी चीज़? हुज़ैफ़ा उलझ गया। मैं ज़ुहा की बात कर रहा हूँ। माइकल अब सिगरेट सुलगा रहा था। ज़ुहा? वो इस नाम पर बेहद चौंका। कौन ज़ुहा? उसको लगा शायद उसके सुनने में कोई गलती। कम ऑन हुज़ैफ़ा, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। माइकल ने सिगरेट का कश लगाया। मेरी कजिन ज़ुहा? उसने एक बार फिर तसल्ली करने के लिए पूछा। माइकल ने इस बात में सर हिलाया। मैं ज़ुहा से शादी करना चाहता हूँ। अभी तो हुज़ैफ़ा सिर्फ ज़ुहा का नाम माइकल की ज़बान पर सुनकर ही परेशान हो गया था। उसकी अगली बात ने उसके तो तोते ही उड़ा दिए थे। तुम्हारा दिमाग ठीक है माइकल? वो मेरी कज़िन है और फिर यहाँ वो कुछ दिन के लिए मेरी मेहमान बनकर आई है। हुज़ैफ़ा के हवास कुछ बहाल हुए तो उसने फ़ौरन माइकल को जवाब दिया। मैं सब जानता हूँ, फिर भी यहाँ तुमसे इसकी बात करने आया हूँ। मैंने ज़ुहा को सबसे पहले दुबई मॉल में देखा था। तब वो तुम्हारी गाड़ी से उतरी थी, फिर तुम वहाँ से चले गए थे। वो मासूम सी लड़की अकेले ही मॉल में घूमने लगी। मुझे तब से ही वो बहुत अच्छी लगी थी। और खोए खोए से आलम में हुज़ैफ़ा को उसकी पहली मुलाकात के बारे में वो बताने लगा। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हुज़ैफ़ा ने अब उस मामले में बेज़ारी ज़ाहिर की। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह तुम ज़ुहा को मुझसे शादी करने के लिए राज़ी करो। और तुम जानते हो कि अगर तुमने माइकल को इनकार किया तो वो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। माइकल ने वाइन ग्लास में डालते हुए कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हुज़ैफ़ा ने चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाओ मत हुज़ैफ़ा, मैं धमकी नहीं दे रहा, सच कह रहा हूँ, उसने ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो। हुज़ैफ़ा मेज़ कोहनी पर जमाए गहरी सोच में गुम हो चुका था। देखो, मैं ज़ुहा से ज़्यादा बातचीत नहीं करता। मैं उसके साथ ज़्यादा घूमता फिरता भी नहीं हूँ। मेरी अपनी मसरूफ़ियात बहुत है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए उससे बात करने की कोशिश करूँगा। माइकल को कोशिश के बहलावे मत दो हुज़ैफ़ा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ़्ते का वक्त है। अगर 1 हफ़्ता गुजर गया तो समझ जाना कि तुम भी गुजर जाओगे। माइकल ने एक-एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा था। वीडियो ख़त्म हो गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन भी हटा दी गई थी। मेज़ की एक तरफ ज़ुहा बैठी थी तो दूसरी तरफ माइकल बैठा मुस्कुरा रहा था और ज़ुहा को देख रहा था। ज़ुहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे इस वीडियो पर यकीन नहीं आ रहा था। हुज़ैफ़ा ऐसे कैसे? नहीं, हुज़ैफ़ा ने तो खुद मुझसे माफ़ी मांगी थी। तो फिर इस वीडियो में वो और माइकल क्या बात कर रहे थे? वो हुज़ैफ़ा नहीं था। वो हो ही नहीं सकता। ये झूठ है। ये वीडियो, ये सब कुछ झूठ है। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं। ज़ुहा का चेहरा आंसुओं से भीग रहा था। तुमने मुझे अगवा किया है और अब सारा कसूर मेरे कज़िन हुज़ैफ़ा पर डाल रहे हो। इसका रोना हिचकियों में बदल रहा था। माइकल ने उसकी बात पर ज़ोरदार कहकहा लगाया, फिर साथ खड़े बंदे को इशारा किया। उसने लैपटॉप ऑन किया और स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर और खोल दी। थोड़ी देर गुजरी थी कि स्क्रीन पर तमाम मैसेजेस, कॉल्स लॉग खुल गई। वो मैसेज जो तकरीबन हुज़ैफ़ा ने किए थे अब इसके सामने स्क्रीन पर चमक रहे थे। मैं इस वक्त मॉल में तुम्हारी दिलरुबा को शॉपिंग करवाने लाया हूँ, चाहो तो यहाँ आ जाओ। थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज स्क्रीन पर नमूदार। हम इस वक्त कैफेटेरिया में हैं। मैंने गाड़ी ख़राब होने का ड्रामा किया है। तुम फ़ौरन आ जाओ। वो इस वक्त गाड़ी में ही बैठी है। मैंने कार अनलॉक रखी है। फिर कुछ देर बाद की जाने वाली कॉल और उनका दौरानिया आने लगा। वो ये सब कुछ फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसका जहन काम ही नहीं कर रहा था। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी।
वो क्या देख रही थी? क्या ये सब हुज़ैफ़ा ने किया था? वो जो कहा वो सब झूठ था, धोखा था, मकड़ी के जाल में तितली को फांसा था। हुज़ैफ़ा, आखिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? कहीं दूर दिल से आवाज़ आई थी, जो दिल में ही रह गई थी। वो यूं ही कतरा कतरा आंसू बहा रही थी। वो कर भी क्या सकती थी? बर्बादी और जिल्लत का दाग तो अब माथे पर लगने ही वाला था। उसी लम्हे उसे ताया जान की बेहद याद आई थी। तो मिस ज़ुहा, आपको तसल्ली हो गई? ये सब आपके कज़िन हुज़ैफ़ा का किया हुआ खेल था। शतरंज की बिसात थी जिसका अहम घोड़ा आप थी। हुज़ैफ़ा ने कैसे होशियार और चालाकी से आपको इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा ली। वो अब सिगरेट मुंह में दबाए लाइटर की मदद से उसे सुलगा रहा था। यकीन मानिए जाने अजीज़, हमसे इस तरह आपका दुख देखा नहीं जा रहा। हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। उसने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। ज़ुहा अब उसे धुंधलाई नज़रों से देख रही थी। वो इस कदर दिल गिरफ्ता थी कि उसकी किसी बात का जवाब देना तो दूर की बात थी, वो सही से सुन भी नहीं पा रही थी। हुज़ैफ़ा, मैं तुम्हें अब कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। माइकल एकदम ही कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और इसका इस तरह शिद्दत से रोना माइकल को भी तकलीफ़ पहुंचा रहा था। वो अचानक रोते रोते चुप हो गई। डॉक्टर ने बर वक्त उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया था। अब वो बेड पर चित पड़ी सो रही थी। करीब 5 घंटे गुजरे थे कि पास खड़े गार्ड्स ने उसकी सरगोशी सुनी थी। उसने फ़ौरन ही माइकल को इत्तला दी थी और अगले ही लम्हे माइकल अपने 2 मखसूस बॉडीगार्ड्स के साथ रूम में था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। मैं कहाँ हूँ? अम्मी, 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 मुझे अपने पास ले चलो। अम्मी, मुझे अम्मी के पास जाना है। भाई, बाबा, न जाने किन किन को पुकार रही थी। ज़ुहा, ज़ुहा, होश में आओ। पास बैठे माइकल ने उसे ज़ोर से गुस्से में झिंझोड़ा था। फिर किसी ने उसे रोका था। ज़ुहा ने किसी का धुंधला सा चेहरा देखा था। वो कौन था उसे नहीं जानती थी, पर उसके लहजे में अपनाइयत थी। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? वो लड़की है, अगर कुछ हो गया तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। माइकल ने अपने हवास पर कुछ काबू पाने की बात कुछ हिदायत दी और फौरन कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह न जाने कितनी देर सोने के बाद जब उसने आँख खोली तो सफ़ेद महल के बिछौने पर अपने आप को पाया था। इर्द गिर्द सफ़ेद पर्दे उड़ रहे थे। खिड़की से आती हुई सूरज की चमक सफ़ेद टाइल्स को मज़ीद चमका रही थी। उसकी नज़र उस शख्स पर गई जो सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। ज़ुहा ने उसे देखकर फ़ौरन उठने की कोशिश की। लेटी रहो, सिर्फ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आया था। ऐसा क्यों लग रहा है बार बार जैसे मैंने तुम्हें भी पहले भी कहीं देखा है। ज़ुहा ने पहली बार इस बंदे को देखा जो महविश से उसे ही देख रहा था। ज़ुहा के देखने पर उसने फ़ौरन अपनी नज़रें दूसरी जानिब फेर ली। वो अब अपनी शहादत की उंगली से अपनी कनपट्टी को टिक टिक कर रहा था कि शायद कुछ याद आ जाए। अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। तुम्हें याद है एक दफ़ा हुज़ैफ़ा ने तमाम दोस्तों को पार्टी दी थी? तुम भी वहाँ मौजूद थी। डांस फ्लोर पर कुछ लोग तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, फिर मैं आया था और तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लिया था। याद आया? वो उसे जज्बाती से अंदाज में बता रहा था। ज़ुहा उसे बगौर देख रही थी। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। मैं फवाद हूँ। तो ज़ुहा, तुम याद करो, तुमने मुझे पहले भी देखा हुआ है। वो उसे हाल में रहते हुए माजी का तारुफ करवा रहा था, मगर वो बेखबर और लाताल्लुक़ होकर ना तो उसे सुन रही थी और ना ही उसे कोई बात सुनने में दिलचस्पी थी, क्योंकि जिसका दोस्त होने का उसने हवाला दिया था वो हुज़ैफ़ा से अब शदीद नफ़रत करती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। फ़ौरन फवाद उठकर अपना कोट ठीक करते हुए दरवाजे तक आया। बाहर मुलाजिम ट्रॉली पर नाश्ता सजाए खड़ा था। उसके इशारे पर मुलाजिम ट्रॉली को कमरे में ढकेलता हुआ बेड तक ले आया था। ठीक है, अब तुम जाओ। मुलाजिम हुक्म की पैरवी करते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। वो उसके जाते ही ज़ुहा की जानिब बढ़ गया। मुझे हुज़ैफ़ा से इस जलालत की उम्मीद नहीं थी। उस दिन उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, मगर मैं तुम दोनों के ताल्लुक़ से बेखबर था। लेकिन आज ये जानकर मुझे बेइंतहा दुख हुआ, क्योंकि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो कोई अपना क्या, गैर भी किसी गैर के साथ नहीं करता। वो वाकई दुखी था। ज़ुहा ने पहली बार उसकी जानिब नज़र उठाकर देखा। अब जो हो गया सो हो गया। ये वक्त मातम या आंसू बहाने का नहीं है। ठीक है, जो हुआ वो काबिले मज़म्मत है।
मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। उसने धीमी आवाज़ में सरगोशी की। वो फवाद का अपने साथ हमदर्दी करता देखकर हैरान हो गई थी, मगर अब भी खामोश थी। मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो तो। वो उठा और उसके लिए ग्लास में ऑरेंज जूस भरा। जुहा भी बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। फवाद ने जूस का ग्लास जुहा को पकड़ाया। मुझे माइकल ने तुम्हारे पास भेजा है कि मैं उसका प्रपोज़ल तुम्हारे पास लेकर जाऊं और तुम्हें उसकी शान और शौकत के किस्से सुनाकर रजामंद करूं। चूँकि मैं माइकल के करीबी बंदों में से एक हूँ, इसीलिए वो मुझ पर अंधा एतमाद करता है। लेकिन तुम हरगिज़ ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मदद अपने किसी मकसद के लिए कर रहा हूँ। जुहा, जब मैंने तुम्हें कल इस हाल में देखा तो तुम पर बेपनाह रहम आया। वो बोलते बोलते कुछ देर रुका। जुहा की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। मुझे अब किसी भी इंसान का यकीन नहीं रहा, उसने आंखों के भीगे गोशों को साफ करते हुए कहा। जुहा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मगर जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान एक जैसा झूठा मक्कार नहीं होता। इस कैद से निकलने के लिए तुम्हें एतबार करना होगा और साथ साथ हिम्मत बांधनी होगी। वो उसे समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। ये कैद अब मेरी मुकद्दर है, मैं चाहकर भी फरार नहीं हो सकती। जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो किसी गैर से क्या शिकवा करूं। उसने जूस का ग्लास, जो मुश्किल से आधा भी नहीं पिया था, वापस ट्रॉली पर रख दिया। तुम माइकल को शादी के लिए हाँ कह दो। वो अब भी खामोश आंसू बहा रही थी और कर भी क्या सकती थी। जुहा, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। जब किस्मत तुम्हें एक मौका देना चाह रही है तो तुम क्यों हार मानकर यूं हाथ पर हाथ रख कर बैठ गई हो। देखो, तुम एक बार मेरा प्लान सुन लो, फिर तुम अपनी मनमानी कर लेना, ठीक है। जुहा ने अपनी आमादगी जाहिर की। सुनो तुम। अब दूसरी तरफ, मैं आज बेहद खुश हूँ, बेहद खुश। मैं जानता था फवाद तुम ये काम ज़रूर कर लोगे। माइकल ने फवाद को गले से लगा लिया था। पूरे महल को सजा दो, खूब अच्छे खाने बनवाकर गरीबों में तकसीम करवाओ। इस खुशी को पुरजोश अंदाज में मनाना चाहता हूँ मैं। माइकल ने मुलाजमीन पर हुक्म जारी किया था। मैं अभी जुहा से मिलना चाहता हूँ, उसने फवाद से मुखातिब होकर कहा। बॉस, अभी नहीं, वो मेडिसिन लेकर आराम कर रही है। उन्होंने कहा है कि शाम को वो खुद आपको मिलने के लिए बुलाएंगी। इस बात पर तो माइकल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्या उसने ऐसा कहा? वो अपने एहसासात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फवाद ने सर इस बात में हिला दिया। शाम आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। आसमान पर हर जगह सुर्ख लाली सी बिखर गई थी। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी ला ताल्लुक होकर बाहर के मनाजिर देख रही थी। जिंदगी एक सी नहीं रहती बच्चे। जिंदगी तो नाम ही उतार चढ़ाव का है। ना अच्छे दिन ज़्यादा देर रहते हैं, ना ही बुरे दिन। उसके पापा बड़ी शफकत से उसको अपनी गोद में बिठाकर समझा रहे थे। मगर बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जादू की छड़ी से अच्छे दिन हम अपने पास रख लें और बुरे दिन किसी और को दे दें? उसने बड़ी मासूमियत से बाप से सवाल पूछा था, जिस पर आबिद इश्तियाक ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। नहीं मेरी गुड़िया, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है कि जिसे चाहे जिस तरह रखे। बहुत सारे लोग ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हैं और बड़ी खुर्रम ज़िंदगी बसर करते हैं, जबकि बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ और परेशानी में ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर मेरी बेटी, हमेशा ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत मत हारना, बुलंद हौसलों और जवां मर्दी से हालात का मुकाबला करना। फिर देखना, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और आखिर में फ़तह मेरी बेटी को ही मिलेगी। उसके बाप की कही हुई बातें उसने उसी रोज़ पल्लू में बांध ली थी। आज भी उसे ये अल्फाज न सिर्फ उसके कानों में गूंजे थे, बल्कि उसे अपने बाबा की बेतहाशा याद आई थी और वो बिलक बिलक कर रो रही थी। मगर नहीं, उसे रोना नहीं था, उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। उसको इस कैद से बाहर निकलना था। उसने अपने सारे आंसू पोंछ लिए थे। उसी दौरान उसको कदमों की चाप सुनाई दी। उसने फ़ौरन अपना हुलिया दुरुस्त किया। जुहा को अब कमज़ोर नहीं पड़ना था, उसे हालात का मुकाबला करना था। इस बात का उसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था। आगे क्या करना है वो बखूबी जानती थी। अब कैसी तबीयत है जुहा डार्लिंग? माइकल ने कमरे में आते ही कुर्सी पर बैठते हुए बगौर उसे देखा था और उसकी तबीयत पूछी थी। मैं ठीक हूँ अब माइकल, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने ये सोचा है कि अगले जुमा हम निकाह कर लें। अचानक ही आज मुझे अबूज़बी जाना होगा। मेरी वापसी ऐन मुमकिन है 3-4 रोज़ में हो जाए।
जब तक तुम यहाँ पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। वो बहुत ही पुरसुकून अंदाज में उसे अपने आगे के प्लान्स बता रहा था। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी पर। वो थोड़ा रुकी, उसके चेहरे पर फिक्र के आसार फैले नज़र आए तो माइकल से रहा नहीं गया। पर क्या? पर तुम तो होंगे नहीं। मैं शॉपिंग किसके साथ करूँगी? छोड़ो, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। वो मूड ख़राब करके उसके बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। अरे इतनी सी बात? माइकल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इस मसले का हल मेरे पास ये है कि मेरा बंदा फवाद है, वो वही पर होगा। तुम उसके साथ छोटी मोटी शॉपिंग कर लेना, फिर शादी का जोड़ा मैं तुम्हें तो अपनी पसंद का ही दिलवाऊंगा। ओके? उसने फ़ौरन ही मसले का हल पेश कर दिया। जुहा के चेहरे पर भी अब खुशी की लहर दौड़ गई। ओके, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, उसने माइकल से इल्तिजाई अंदाज में कहा। इस बात पर माइकल खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ओके डार्लिंग, वो कहते हुए फ़ौरन उठ गया था। उसकी फ़्लाइट शाम 5 बजे की ही थी, सो वो उससे सी ऑफ करने के लिए ही बाहर तक आई, फिर वापस अपने कमरे में चली गई। अगले दिन प्लान के मुताबिक वो फवाद के साथ शॉपिंग पर गई। जुहा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि माइकल काम के सिलसिले में खुद ही टाउन से बाहर चला गया, वरना इसकी मौजूदगी में हम एक कदम भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते थे। मगर अभी भी यकीनन हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। माइकल के मखसूस बंदे अभी भी हमारी निगरानी पर मामूर हैं। फवाद उसे आगाही दे रहा था। वो दोनों इस वक्त कैफेटेरिया में बैठे थे। जुहा ने ढेर सारी शॉपिंग की थी, मगर उसका दिल एकदम बोझल हो रहा था। न जाने उसके बाबा और मामा कैसे होंगे। आलियान कितना याद करता होगा जुहा को। कैफ़े में बैठे भी उसकी आंख भर आई थी। उसने फ़ौरन ही उंगली की नोक से आंखों का किनारा साफ किया। वो दोनों अब कॉफ़ी खुर्रम कर ख़त्म करके गाड़ी की जानिब बढ़े। इसी असना में फवाद का मोबाइल बजने लगा। माइकल की कॉल है, उसने जुहा को देखते हुए कहा। जवाबन वो खामोश रही। हेलो माय डियर फवाद। फ़ोन कान से लगाते ही माइकल की आवाज़ उसकी समाअतों से टकराई। हेलो बॉस, क्या हाल है? फवाद ने हाल अहवाल लिया। मेरे हाल तो बहुत अच्छे हैं, सुना है आप भी मज़े में हैं। माइकल की आवाज़ में सिरे से तंज था। फवाद ने फ़ौरन ही भाप लिया था कि वो अच्छे मूड में नहीं है। मैं भाभी को शॉपिंग पर लेकर आया था, बस अब घर ही जा रहा हूँ, फवाद ने धीमी आवाज़ करते हुए कहा। वेल डन, बस अब तुम्हें मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं कल रात ही वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम जल्दी निपट गया। ओके, गुड बाय। दूसरी जानिब से फ़ोन रख दिया गया, मगर फवाद के ऊपर जैसे आसमान ही गिर गया था। वो क्या कह रहा था? अभी तो उनके पास पूरा कल का दिन था, उसे तो परसों रात का आना था। बस अब जो भी करना है कल ही करना है। जुहा गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो गाड़ी से कुछ फासले पर खड़ा माइकल की कॉल ले रहा था। कल रात माइकल वापस आ रहा है। फवाद को लगा वो ये खबर सुनकर हक्का बक्का रह जाएगी, मगर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें जो भी करना है कल शाम से पहले पहले करना है। सूटकेस तो आज हमने ख़रीद लिया है, अब तुम ज़रूरत का सामान आज ही रात रख लेना, और मैं आज ही फ़ोन करके तुम्हारी सीट कंफर्म करवा लूँगा। अब दुआ करो बुकिंग में कोई मसला ना आए। वैसे आ भी गया तो कम से कम मैं तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे टाउन रवाना कर दूँगा। वो लोग अब मॉल से निकल गए थे और घर की जानिब रवा दवा थे। जुहा ने अभी भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वो यूं ही आम से अंदाज में विंडो स्क्रीन से बाहर लाताल्लुक़ से देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही थी, बहुत गहरा। फवाद की हिदायत के मुताबिक उसने अपनी पैकिंग कर ली थी। कुछ कपड़े और मामूली ज़रूरियात की चीज़ें भी बैग में रख ली थी। रात काफ़ी हो गई थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो सोफ़े पर नींद दराज थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दुपट्टा अपने शानों पर फैला लिया और दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। तुम सोई तो नहीं थी? फवाद कमरे में दाखिल होते ही उससे पूछने लगा। जुहा ने गर्दन नफ़ी में हिला दी। मैंने तुम्हारी सीट बुक करवा दी है, सुबह 8 बजे की है। यहाँ से सुबह हम 6 बजे निकल जाएंगे और अभी 4 बज रहे हैं। उसने कलाई पे बंधी घड़ी में वक्त देखकर उसे बताया। चलो अच्छा है तुमने पैकिंग कर ली। उसने पलंग की दाई जानिब रखे सूटकेस को देखा। वो खिड़की पर नज़रें जमाए हुए बैठी बगौर उसे सुन रही थी। देखो जुहा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करूँगा। आगे की मंजिल तुम्हें खुद तय करनी होगी और मुझे यकीन है तुम बआसानी कर लोगी। मैंने इस पर्चे पर कुछ ज़रूरी हिदायत और अपना नंबर भी लिख दिया है। पाकिस्तान पहुंचकर प्लीज़ मुझे अपनी खैरियत बता देना। उसने जुहा को टिकट और पर्चा थमाते हुए कहा। एक बात याद रखना, मुश्किलात हमारे हौसलों से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर हम बड़े हौसले के साथ इन छोटी छोटी मुश्किलात का मुकाबला करेंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे। वो अब सोफ़े से खड़ा हो गया था।
और ये आखिरी बात कहते हुए उसे देखा कि शायद पत्थर का मुजस्समा मोम हो जाए, शायद ज़िंदगी जीने की तड़प फिर से दिल से जन्म ले ले। मगर वो वहीं अपनी जगह साकित बैठी थी। उसे ज़ुहा की हालत पर तरस आया। वो रुका नहीं, फ़ौरन ही वहाँ से चला गया। उसने पूरी तरह से सोच लिया था कि डैड को क्या जवाब देना है। आज अकबर इश्तियाक न्यूयॉर्क से वापस आ रहे थे। हेलो डैड, हुज़ैफ़ा ने अकबर इश्तियाक को देखते ही फ़ौरन उन्हें खुश आमदीद कहा। वो सुनबुन थे जैसे न्यूयॉर्क से मीटिंग अटेंड करके फ़्लाइट ली हो। कैसे हो मेरी जान? अकबर इश्तियाक ने हुज़ैफ़ा को सीने से लगाया। आज क्या दिन था? कोई ख़ास दिन था क्या? वरना अकबर इश्तियाक साहब के दिल में उनके सो कॉल्ड बेटे के लिए मोहब्बत तो कहीं न थी। हुज़ैफ़ा के दिल से कई बहुत नीचे से आवाज़ आई थी। उसने अपनी तमाम तर सोचों को झटक कर फ़ौरन जवाब दिया था, आई एम गुड। आपको तो मज़ीद कुछ दिन तक रुक कर आना था ना डैड? हुज़ैफ़ा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछा। हाँ बेटा, अभी मेरा काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, मगर क्या करूँ, घर की बहुत याद सता रही थी। फिर हमारे घर मासूम सी लड़की भी तो आई हुई है। वो थोड़ा रुके। कहाँ है ज़ुहा? दिख नहीं रही। ज़ुहा की गैर हाज़िरी उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने हुज़ैफ़ा को बगौर देखा। उसके चेहरे के तमाम रंग उड़े हुए थे, नज़रें झुकी हुई थी जैसे वो अल्फाज ढूंढ रहा था। अकबर इश्तियाक को हुज़ैफ़ा की खामोशी पर परेशानी हो रही थी। डैड, वो पाकिस्तान चली गई। उसने बहुत सारी हिम्मत जमा करके उनकी नज़रों में नज़रें डालकर कहा। ज़ुहा वापस चली गई? वो मुँह खोले हक्का बक्का उसे देख रहे थे। जी, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तुम मुझे अब बता रहे हो हुज़ैफ़ा? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो मेरी मेहमान थी, मेरे भाई की बेटी। वो इस तरह से चली गई? मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोचता होगा? वो उस पर बरस पड़े थे, आवाज़ भी भर्राई हुई थी। वो वहीं सोफे पर बैठ गए। डैड, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने ज़ुहा को बहुत रोका। इनफैक्ट मैं तो आपको फ़ोन करने ही वाला था, पर उसने फ़ोन हाथ से छीन लिया और कहा कि ताया अब्बू को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ उनकी मर्ज़ी से आई थी और अब अपनी मर्ज़ी से वापस जा रही हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि थोड़े दिन रुक जाए, मगर उसने एक नहीं सुनी। बस यही कहे जा रही थी कि मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। वो थोड़ा रुका। उसने अकबर इश्तियाक साहब का बेतासुर चेहरा देखा। उसे हैरत हुई कि वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर नहीं कर रहे। लेकिन डैड, आप फिक्र ना करें। डैड, मैंने उसे एयरपोर्ट तक खुद ड्रॉप किया और पाकिस्तान फ़ोन करके उसकी खैरियत भी मालूम कर ली। वो खैर खैरियत से पहुँच गई है। उसने इत्मीनान से अपनी बात जारी रखी। उसकी घड़ी हुई कहानी में कहीं भी झोल नहीं आया था। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक डैड ने तमाम राम कथा बगैर सवाल किए सुन ली थी। वो थोड़ी देर मुंतज़िर सा बैठा उन्हें देखता रहा। फिर वो उठकर अपने कमरे में चला गया। हुज़ैफ़ा ने बड़ी महारत से इस कहानी का नक्शा खींचा था। उसने सफाकी की हर हद पार कर दी थी। इस घर से ज़ुहा का नामो निशान मिटा दिया था। वो खुश था अपनी चालाकी और मक्कारी पर। वो हर बाजी जीत रहा था, मगर एक बाजी थी जो किस्मत उसके साथ खेलने वाली थी, जिससे वो अनजान और बेखबर था। अकबर इश्तियाक वहीं थोड़ी देर बैठे रहे। फिर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगे। मगर क्या हुआ कि उनके कदम खुद बखुद ज़ुहा के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। उनको अब घर में किसी की मौजूदगी से गरज न था, पर ज़ुहा की गैर मौजूदगी उन्हें बहुत सता रही थी। वो कमरे में पहुंचकर कमरे का जायज़ा लेने लगे। वहाँ हर चीज़ सेट थी, जैसे इस कमरे को किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। उनके कदम बेइख्तियार साइड टेबल की जानिब उठे, जहाँ पर उन्होंने ख़त रखा था। उनको यकीन था कि ज़ुहा ने ख़त अब तक पढ़ लिया होगा। कहीं वो ख़त की वजह से तो उनकी छठी हिस्स ने खतरे का इशारा दिया था। उन्होंने इरादा किया कि वो कल खुद ज़ुहा से फ़ोन पर बात करेंगे। उसने अपना वार्डरोब खोला और हैंगर में लटके कपड़ों को दाएं बाएं करने लगा, जैसे सोच रहा हो कि वो क्या पहने। अचानक उसकी नज़र एक सफ़ेद लिफाफे पर पड़ी। टिकट का तो उसे मालूम था, मगर ये लिफाफा जिस पर बड़ा बड़ा लिखा था, फॉर माई नीस ज़ुहा। ज़रा हम भी पढ़कर देखें, इसमें डैड ने ऐसा क्या लिखा है जिसका जिक्र हमसे भी नहीं किया। उस दिन जल्दी में उस पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर आज वो इसे पढ़ सकता था। वो लिफाफा खोल ही रहा था कि मोबाइल की बेल बजी। उसने लिफाफा वहीं रखा और फ़ोन अटेंड करने लगा। हाँ भाई, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, उसने कॉल अटेंड करके फ़ौरन जवाब दिया। अलविदाई कलमात के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। कपड़े निकालने के बाद फ़ौरन ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तवील खामोशी के बाद चौंका देने वाली आवाज़ जुहा की थी, जो इसके बिलमुकाबिल फ्रंट सीट पर बैठी बुरखे में मलबूस थी। फवाद उसके बोलने पर उसे इसलिए भी चौंका था क्योंकि ये आवाज़ जाने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही सुनने को मिली थी, जिसका मुंतज़िर वो पिछले 1 हफ्ते से था। जी कहो। वो पुरइत्मीनान होकर ड्राइव कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको भी बगौर देख रहा था। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका शुक्रिया अदा तो मैं नहीं कर सकती, मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ और दुआ करूँगी कि तुम जैसे अच्छे इंसान की अल्लाह हर बुराई से हिफाजत करे और जो तुम चाहते हो वो तुम्हें फ़ौरन मिल जाए। वो बात मुकम्मल करके खामोश हो गई, जैसे मुंतज़िर थी कि फ़वाद कुछ कहेगा, मगर आज खामोश रहने की बारी फ़वाद की थी। उसे हैरानगी ने गहरे में डाल दिया था। गाड़ी अब एयरपोर्ट के वसत में खड़ी थी, जहां से सीधा उसे अपने मुल्क पाकिस्तान आना था। जुहा की कुछ अजीब कैफियत थी, खुशी भी थी और बेयकीनी भी, मगर जो कुछ भी था वो इस सरशारी में महू थी। फवाद ट्रंक में से उसका बैग और सूटकेस निकाल रहा था। उसने भी अपना नकाब बराबर कर दिया था, अब सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। यहाँ से आगे का सफ़र तुम्हें तय करना है जुहा, फवाद ने जुहा का हैंडबैग पकड़ाते हुए कहा। इसमें तुम्हारी तमाम ज़रूरी अशिया है, टिकट और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखना और हो सके तो इस गरीब को दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़। उसने जुहा की आंखों में देखा तो दंग रह गया। उसकी सियाह बड़ी बड़ी आंखें नम थीं, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। अब तुम जाओ, पहुंचकर अपनी इतला ज़रूर देना, उसने सूटकेस पकड़ाते हुए कहा। फ़ौरन ही गाड़ी में जाकर बैठ गया। जुहा भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। फवाद भी उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे पता भी न चला कि कब उसकी आंखों के गोशे भीग चुके थे। जुहा ने आखिरी बार उसे पलट कर देखा। दोनों की नज़र एक पल के लिए ही मिली थी, फिर लोगों के हुजूम में वो दूर होता गया और जुहा की मंजिल करीब आने लगी। जुहा तहदिल से फवाद की मशकूर थी। 500 दरहम डेबिट कार्ड, रोलेक्स की घड़ी और अब ब्रांड न्यू कार की चाबी। हुज़ैफ़ा मियाँ, पिछले दिनों आपने जितना जीता था आज हम आपसे दुगना वसूल कर रहे हैं। उसके एक दोस्त ने शरारती अंदाज में मेज़ पर रखी चीज़ों का तबसरा किया, जिस पर बाकी दोस्तों ने पुरजोर कहकहा लगाया। हुज़ैफ़ा की शक्ल देखने वाली थी। आज उसकी जीत का घमंड पाश पाश हो गया था। उसको हारना नहीं आता था। जिंदगी के सब पत्ते उसके हाथ में थे, मगर अब बाजी पलटने वाली थी और जिंदगी की बाजी भी तो पलटने ही वाली थी। वो पज़मर्दा से अंदाज में खड़ा होने लगा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। अब हम इतने भी जालिम नहीं हैं, उसके एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ताली मारते हुए कहा, जिस पर सब हंस पड़े। हुज़ैफ़ा रुका नहीं, उसका दम घुटने लगा। वो फ़ौरन वहाँ से चला गया। जैसे तैसे करके वो रात को 2 बजे घर पहुँचा। घर पर मामूल के मुताबिक सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। वो बगैर किसी चाप के अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जीत की खुशी का कोई मोल नहीं होता और हार के रंज का कोई पैमाना नहीं होता। वो अपने पलंग पर जूतों समेत चितलेट गया। उसने बेएतबार अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर बंधी घड़ी को उतारना चाहा, मगर हाथ खाली था। फिर अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसने सोच लिया था कि डैड को एक और कवर स्टोरी सुनाकर कल रात उसे डाकुओं ने गन पॉइंट पर सब छीन लिया, सब कुछ दोबारा ले लेगा और डैड भी उस पर यकीन करके उसे सब कुछ दे देंगे। एक उम्मीद सी बंधी थी, मगर आने वाला वक्त कितना हौलनाक था वो उससे बेखबर था। वो अपनी ही सोचों में गुम था कि उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। दस्तक नहीं थी, कोई दरवाजे को पीट रहा था। उसने बौखलाकर वॉल क्लॉक पर देखा था। इस वक्त कौन? वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलने के लिए लपका। छोटे साहब, जल्दी चलिए, बड़े साहब की तबीयत ख़राब हो गई है। हम सब उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। दरवाजे पर खड़ा मुलाजिम बहुत ही घबराए हुए अंदाजे में उससे आगाह कर रहा था। हुज़ैफ़ा पर भी परेशानी का गलबा होने लगा। वो उसी के साथ लॉन में आया था जब 3-4 मुलाजिम डैड को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा रहे थे। उसने भागकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। डैड, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है? हुज़ैफ़ा ने अंशन में चाबी घुमाई और रिवर्स करने लगा। कोई जवाब नहीं आया। उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। डैड, प्लीज़ कुछ तो बोले, उसकी आवाज़ भर आई थी। उसने करीबी अस्पताल में गाड़ी रोक दी। अकबर इश्तियाक को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। हुज़ैफ़ा साथ ही साथ ज़ैब को भी कॉल कर रहा था, मगर उसके फ़ोन पर मुसलसल बेल्स जा रही थी। आप मरीज़ के कौन हैं? वार्ड से एक डॉक्टर ने आते ही उसे मुखातिब किया, जो एक तरफ निढाल सा बैठा था।
मैं उनका बेटा हूँ। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है डैड को? देखिए, आप तसल्ली रखिए और उनकी ज़िंदगी की दुआ करें। डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए पीठ थपथपाई और आगे बढ़ गया। वो दोनों हाथों से सर थामे बैठ गया। रात का आखिरी पहर था। पूरी रात आंखों में कटने के बाद उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद एक दूसरा डॉक्टर वार्ड से बाहर निकला। सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। वो जो डॉक्टर को देखते ही खड़ा हुआ था, वापस धड़ाम से नीचे बैठ गया। उसके सर पर किसी ने बम फाड़ दिया था। डॉक्टर उसे दिलासा देते हुए चला गया। डैड, वो सिर्फ यही लफ्ज़ कह सका। कोई चीज़ उसके चेहरे को गीला कर रही थी। उसे याद आया कि वो आज कई साल बाद रो रहा था। उसके डैड के होते हुए उसकी आंखों में कभी एक आंसू भी नहीं आया था और आज वो ज़ारो कतार रो रहा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, कि ज़ुहा सही सलामत अपने घर पहुँच गई और अब इसके डैड के बिना इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। क्या इसे अपनी गलतियों का एहसास हो पाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।